हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम की क्लासेस। आई एम किरण जोत कौर। आज हम करेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से गवर्नर जनरल से रिलेटेड करेंगे। ओके, जैसे ही टॉपिक है गवर्नर जनरल, मैंने गवर्नर जनरल टॉपिक उठाया क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब हम जो तैयारी करेंगे सिर्फ ये नहीं कि आपके पंजाब के एग्ज़ाम ही देने आपको, जैसे आपने अदर स्टेट्स के भी एग्ज़ाम देने हो या फिर आपके सेंटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको उसके एग्ज़ाम देने हैं। तो उससे क्या है कि आपको ये नहीं आइसोलेट तैयारी करो कि स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए तैयारी करो, क्योंकि जो हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सारे मतलब सेंटर के एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन रहते हैं। वही क्वेश्चन स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहीं पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये गवर्नर जनरल का टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आए, चाहे यूपी के एग्ज़ाम में आए, चाहे बिहार के, चाहे पंजाब या हरियाणा या फिर अदर किसी भी स्टेट के हैं, तो हमने क्या किया है कि टॉपिक जो हम कर आएंगे, हर एक टॉपिक के एमसीक्यू सारे इकट्ठे जो भी आज तक आए होंगे, उससे क्या होगा, एक तो आपको वो पता चल जाए कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज तक पूछे गए, क्योंकि वही एमसीक्यू बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक स्टैटिक पोर्शन है, वो उसमें चेंज नहीं आता, वो सेम ही रहता है, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। तो आप क्या करो कि पहले जो टॉपिक है उसकी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं पहले ही बोलती हूँ कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, आप एमसीक्यू गलत करोगे, नर्वस हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और आप गलत आंसर मतलब टिक कर दोगे। इससे सबसे बेटर होता है पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि मैं आपको सारे जितने गवर्नर जनरल आए हैं, जितने भी वॉइस रॉय इंडिया में आए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करे हैं उन्होंने, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब आपको वो पता होगा, गवर्नर जनरल के बारे में सारा डिटेल में आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है, ये सारे, तो आप इनके आंसर इजीली दे पाओगे। ठीक है, और ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इससे क्या है कि इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे इन क्वेश्चन के मैं आपको सोल्यूशन भी कराऊंगी, ठीक है, इसकी क्लास भी प्रोवाइड करूंगी। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए विद सोल्यूशन, ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारी एग्ज़ाम की क्लास ऐप है। ठीक है, इस पर हमने पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो इस पर आपको जो भी हम टॉपिक कराएंगे, ठीक है, आगे भी चल के हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पंजाब का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे सेंटर का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, उन सब के लिए ये टॉपिक सिमिलर रहेंगे, कॉमन रहेंगे, आपको दोनों एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। अगर आप अपने सेंटर के एग्ज़ाम भी फिल करोगे आगे जाके, या फिर जो आने वाले पंजाब के एग्ज़ाम है। ओके, तो ये जैसे है, इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम की क्लास ऐप पे मिल जाएगी, क्वेश्चंस की भी और गवर्नर जनरल टू द पॉइंट जो हम करवाएंगे कि ये गवर्नर जनरल इनके टाइम ये काम हुआ था, ये इस टाइम आए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं कि साइमन कमीशन जब आया था तब कौन वॉइस रॉय था, रॉलेट एक्ट जब आया था, ठीक है, या फिर मतलब रेलवे सिस्टम कौन लाया था, सती प्रथा किसने खत्म करी थी, या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनकी समझ आपको तभी आएगी क्वेश्चंस की जब आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा होगा कि सबसे पहले कौन गवर्नर जनरल था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर क्या बदलाव हुए। जब आपको स्टोरी पता होगी तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो क्या है कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल हो चाहे वॉइस रॉय आए हो, उनके बारे में लाइन वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमने इस पीडीएफ में क्या करा है, जितने भी एमसीक्यू आज तक आए हुए हैं वो सारे हमने एक जगह डाल दिए, एक ही टॉपिक के। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, पंजाब ज्योग्राफी या मॉडर्न पंजाब हो गया, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पंजाब हिस्ट्री से। ठीक है, ब्लू स्टार ऑपरेशन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और भी गुरुद्वारा एक्ट, और भी बहुत सारे मतलब अनंतपुर रेजोल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी हम एक टॉपिक उठाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे, जो क्वेश्चन आगे बनते होंगे, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। ओके, इससे क्या है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस के लिए आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ये सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू आपको करने हैं जब आप पूरा टॉपिक डिटेल में कर लोगे, जब आपको समझ आएगी हाँ ये वॉइस रॉय है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, इंडियन कौंसिल एक्ट किसके टाइम आया था, सब्सिडी अलायंस किसके टाइम आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, जो तो पहली बार बच्चे जो पढ़ रहे होंगे क्या गवर्नर जनरल क्या होता है, वॉइस रॉय क्या होता है,
उनके लिए ये टर्म्स बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम क्या है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम बहुत ही ईजी से समझाएंगे कि आपको बाद में कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, अब मैं इसके MCQ सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके तो ये सारे इसकी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी एग्ज़ाम की क्लासेस ऐप पे, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन दोबारा बनते हैं। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे कि जो टॉपिक है गवर्नर जनरल वॉइस रॉय से रिलेटेड, पहले मतलब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल कौन कौन से आए थे, कौन कौन वॉइस रॉय थे, ठीक है, क्या क्या काम करें। उसके बाद ये MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, जितने भी, ठीक है, गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है, जब वॉइस रॉय रहे हैं इंडिया में, क्या क्या उन्होंने इवेंट्स, क्या क्या सिस्टम, क्या क्या काम करें, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके वो हम करेंगे, टू द पॉइंट ब्रीफ में करेंगे। ओके, तो ये फोटो है, ठीक है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ये हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर है। इसमें क्या है कि जो लास्ट वॉइस रॉय थे, ठीक है, लास्ट वॉइस रॉय जब देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तब लास्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और ये है नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और जो जिन्ना जो मुस्लिम लीग के हेड थे, जिन्होंने मतलब कि टू नेशन थ्योरी को, ठीक है, बढ़ावा दिया, जिस पे ज़्यादा फोकस करा कि हमें पाकिस्तान चाहिए अलग से, ठीक है। तो ये इस जो भी हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, वॉइस रॉय पढ़ेंगे, एंड में ये रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, कि भारत के दो हिस्से होंगे, ठीक है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ओके, तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस था, देखो ज़्यादा हम डिटेल में पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं पीछे से, ठीक है। जब बंगाल में, ठीक है, बंगाल में लड़ाई हुई थी, बक्सर, ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई थी, ब्रिटिश और जो बंगाल के गवर्नर थे मीर जाफर, ठीक है, मीर कासिम और मुगल राजा, जो उस टाइम मुगल राजा था मुगल राजा शाह आलम सेकंड, ठीक है, इनकी ब्रिटिश के साथ अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले ब्रिटिश नहीं बोलते, ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, इनके साथ जो थी बक्सर की लड़ाई हुई। इससे पहले बंगाल में प्लासी की लड़ाई हुई, ठीक है। प्लासी की लड़ाई जो थी वो इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई, लेकिन वो फेमस इसलिए थी कि अपने ही लोगों ने धोखा दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बक्सर की लड़ाई है, ये अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई थी, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्होंने बंगाल के नवाब को नहीं हराया था, ठीक है, उन्होंने सिर्फ बंगाल के नवाब को नहीं हराया था, बल्कि जो मुगल राजा था शाह आलम सेकंड, उसको भी हराया था। तो एक तरह से, क्योंकि उस टाइम किसका राज चल रहा था, मुगल राज चल रहा था, तो उन्होंने एक तरह से किसको, मुगल राजा को हराया, जो कि पूरे भारत पे राज कर रहा था। तो इससे क्या था, उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम अगर मुगल राजा को हरा सकते हैं तो भारत की बाकी जो रियासतें हैं उनको भी हम इजीली हरा सकते हैं। ओके, ओके, तो उसके बाद, ठीक है, मीर कासिम, जब ये बक्सर की लड़ाई हुई तो उसके बाद क्या था कि जैसे कि मैंने बोला कि उनका जो कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक तो उनको वीकनेस पता चल गई थी कि उनके पास ये नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की तरफ से आई थी भारत में, ठीक है, जिसका पहले पर्पस क्या था, सिर्फ व्यापार करना, ट्रेड, ठीक है, प्रॉफिट कमाना और अपने देश में वापस बेचना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया के जो उन्होंने देखी कि वीकनेस है, क्या वीकनेस है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं गद्दी के लिए और यूनाइट नहीं है, ठीक है, मतलब कि एकता नहीं है, कि यहाँ पे अलग से, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का राज था, यहाँ पे मराठाओं का राज था, ठीक है, यहाँ पे बंगाल में, ठीक है, बंगाल में अलग से राज चल रहा था, जो हैदराबाद वहाँ अलग नवाब था, मैसूर में अलग था, ठीक है। इसका कारण ये था कि जो औरंगजेब के बाद, जो मुगल राजा औरंगजेब था, उसके बाद जो अलग से रियासतें बन गई, ठीक है, इंडिपेंडेंट रियासतें बन गई, क्योंकि कोई भी मुगल राजा तब क्या नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग या फिर ऐसा नेता नहीं था, लीडर नहीं था जो मतलब पूरे यूनाइट करके रखता। ओके, तो ऐसे करके अलग अलग रियासतें बन गई।
तो उन रियासतों में भी क्या था कि गद्दी को लेके, ठीक है, राजा बनने की दौड़ में मतलब आपस में भाइयों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में झगड़ा रहता था। इसका फ़ायदा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो सिर्फ एक कंपनी थी, वो एक ये नहीं कि बहुत बड़ी आर्मी लेके आई थी अपने साथ, ठीक है, लेकिन उन्होंने भारत पे अलग अलग रियासतों में धीरे धीरे, ठीक है, कब्जा करा, ठीक है, कंट्रोल करा, सिर्फ अपनी मतलब विजन से, ठीक है, स्ट्रैटेजी से। ओके, तो हम क्या पढ़े, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। तो क्या हुआ, जब उन्होंने बंगाल पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, जब बंगाल पे कंट्रोल हो गया, तो जब बंगाल पे बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई के बाद कंट्रोल हुआ, तो उस टाइम गवर्नर कौन बना, ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन बना, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर का बंगाल कौन बना, क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उसका कंट्रोल हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ राज करना या रियासत संभालना, उनको मतलब था सिर्फ ट्रेड से, प्रॉफिट से। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने 2 सिस्टम शुरू करे, डुअल सिस्टम, इसको बोलते हैं द्वित्व शासन। ड्यूअल सिस्टम में क्या था, एक होता है निजामी राइट, ठीक है, दूसरा होता है दीवानी राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे मतलब है, पैसे से, प्रॉफिट से, टैक्स से, रेवेन्यू से। तो उन्होंने क्या बोला कि हम क्या है, दीवानी राइट अपने पास रखेंगे, ठीक है, दीवानी राइट की जो टैक्स है, प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू, वो हम रखेंगे, और बाकी की जो सिरदर्दी है, जैसे कोई भी केस है, सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, किसी ने मर्डर कर दिया, फ्रॉड कर दिया, ठीक है, कैसे कंट्रोल करना है, जनता को कैसे संभालना है, ये सारी सिरदर्दी उन्होंने बंगाल के नवाब पे डाल दी, ठीक है। ये नहीं था कि उन्होंने मतलब बिल्कुल ही नवाब खत्म कर दिए थे, उन्होंने उनको पेंशन पे रख दिया था, ठीक है। अब जब उन्होंने मीर कासिम को हटाया, फिर से मीर जाफिर, ठीक है, मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब बना दिया बंगाल का क्या बना दिया, नवाब बना दिया, कि तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम अपना बंगाल संभालो, जैसे भी मैनेज करना है करो, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। उन्होंने दीवानी राइट ले लिया, कहाँ कहाँ का, बंगाल का, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द्वित्व शासन, ड्यूअल सिस्टम किसने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसको हटाया किसने था बाद में, वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने हटाया था, वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया था। ये समझ आया यहाँ तक कि नियामी राइट मीर जाफर को दे दिया, बंगाल के नवंबर को, तुम मतलब सिरदर्दी संभालो, हमें तो प्रॉफिट से मतलब, दीवानी राइट अपने पास रख लिया। इस चीज को बोलते हैं द्वित्व शासन, ड्यूअल सिस्टम, जो शुरू किसने करा था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव जब बाहर वापस चले गए, फिर वॉरेन हेस्टिंग आए, ठीक है। तो लेकिन अब क्या था कि जब वॉरेन हेस्टिंग थे, तब क्या था कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो प्रॉफिट मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। उल्टा जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको नुकसान दे रही थी, लॉस में दे रही थी, क्योंकि एक बात तय हुई थी कि आप कैसे भी संभालो, इंडिया में कैसे भी काम करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें प्रॉफिट से मतलब है। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट चाहिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रॉफिट देना, ठीक है। तो वो क्या था, वो प्रॉफिट दे नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगी थी, क्योंकि जैसे बंगाल पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। तो वो क्या करते थे, जो प्राइवेट ट्रेड था, ठीक है, वो उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। जो वहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे, वो क्या करते, अंदर ही अंदर मतलब ब्राइब्स, रिश्वत लेते थे, करप्शन करते थे। तो उससे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो प्रॉफिट जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग मतलब अपना मतलब मिसयूज करने लग गए थे पावर को, ब्रिटिश, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे। तो फिर इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब ज़रूरी है कानून बनाना, क्योंकि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं कर रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट को सिर्फ क्या चाहिए था, पैसा, प्रॉफिट चाहिए था। लेकिन जब उसे लगा कि ये उल्टा लॉस में जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ज़रूरी है हम इसको सुधारें, इसमें बदलाव करें, इसमें कानून बनाएं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सुधारने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग हैं
वो करप्शन ना करें, और जो प्राइवेट ट्रेड अपने से पर्सनली ट्रेड कर रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए था। और क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। अब मैं आपको ये कि साथ साथ में ये भी बता दूं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से आते हैं। आपको वही उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे उसके बाद सेंटर के एग्जाम दीजिए, चाहे आप स्टेट के एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन बार बार आएंगे, ठीक है। तो पहली सुप्रीम कोर्ट बनी, ठीक है, कलकत्ता में। ओके, और क्या बदलाव किया गया कि जैसे मैंने प्राइवेट ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसका काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करना। नाम से पता चल, रेवेन्यू का मतलब क्या था? टैक्स कर कलेक्ट करना, ठीक है। तो पहले क्या था? जमींदार जो थे वो टैक्स उठाते थे, रेवेन्यू लेते थे। अब एक बोर्ड बना दिया गया जिसका काम होगा रेवेन्यू कलेक्ट करना। ओके, और एक और बोर्ड बनाया गया, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जो कंट्रोल COD होगा। इसका काम क्या होगा कि कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सिस्टम, उसको कंट्रोल करना, ध्यान रखना, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता कंपनी का ध्यान रखेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्ट करेगी अंडर पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऐसे ही पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ये दोनों एक्ट किसके टाइम आए? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम आए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और क्या बदलाव किया गया कि वॉरेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया? पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अब इस पोस्ट को चेंज करके इसका क्या नाम रख दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और क्या किया गया? वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? ड्यूअल सिस्टम जो चल रहा था, द्वैत शासन, ड्यूअल सिस्टम, जिसमें आपको बताया नियामी और दीवानी राइट था कि टैक्स अपने पास रखो, बाकी जो मैटर्स है वो सारे सोल्व करेंगे जो बंगाल के नवाब हो गए। तो इसके अंडर ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आए कि ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किसने करा था? रॉबर्ट क्लाइव में। ख़त्म किसने करा था? वॉरेन हेस्टिंग में। ये क्वेश्चन UPSC के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके जो आने वाले एग्जाम है, चाहे नायब तहसीलदार का एग्जाम है, चाहे आप पंजाब PCS का एग्जाम दोगे या हरियाणा PCS या किसी भी स्टेट PCS का एग्जाम दोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप UPSC का भी एग्जाम दोगे, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव किए गए, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? पहले क्या था? जमींदार जो थे, ठीक है, गांव में जो जमींदार होते थे, तो जमींदारी क्या करते थे? सारा सिविल के मैटर, जो भी सिविल मैटर, फ्रॉड केस होते थे या फिर क्रिमिनल मैटर, मर्डर वगैरह, ठीक है, वो सारे जमींदार देखते थे, ठीक है। अब इसको ख़त्म करके वॉरेन हेस्टिंग ने अदालत सिस्टम लेके आए। अदालत, ठीक है, एक होती है सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, दूसरी सदर नियामत अदालत, ठीक है, अदालत बनाई, ठीक है। जो दीवानी थी, ठीक है, वो ज़्यादातर सिविल मैटर, और नियामत जो थी वो क्रिमिनल मैटर को देखती थी। ओके, और वॉरेन हेस्टिंग ने और किस बात का ध्यान रखा कि जो मुस्लिम के केसेस होते थे वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते थे, और जो हिंदू केसेस होते थे वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते थे। ओके, तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, अदालत बना दी, तो केसेस जो रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व होते थे। और इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था कि और जो पेंशन, जो जैसे मैंने बोला था कि बंगाल के जो नवाब थे, ठीक है, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब बनने का शौक नहीं था, उन्होंने नवाब रखा, जो भी उस टाइम था मीर जाफर, उसको पेंशन पे रखा। लेकिन इस पिट्स जो एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके अंडर क्या किया कि उसकी जो पेंशन थी, पहले 32 लाख पेंशन मिलती थी, 32 लाख, ठीक है, 32 लाख पेंशन मिलती थी, इसको कम करके 16 लाख कर दिया गया,
ठीक है। और जो बंगाल का नवाब था वो सिर्फ नाम का ही बन गया, क्योंकि सारा जो कंट्रोल था, पावर थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर, नए कानून के अंडर आ गई थी। ओके, और क्या मेजर बदलाव हुए थे, ठीक है। एक तो ये हुआ था, दूसरा जैसे मैंने बोला दीवानी एंड फौजदारी अदालत, ठीक है, अदालत बनाई गई। ओके, और इसके टाइम, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम कौन कौन सी लड़ाई हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इसके टाइम, ठीक है, एंग्लो मराठा वार हुई थी, ठीक है, एंग्लो मराठा वार इसी टाइम 1761 में जनवरी में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। पानीपत की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस किस के बीच में हुई थी, मराठा और अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह दुरानी जिसे अहमद शाह अब्दाली भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में हुई थी, ठीक है। इसमें जो जीत हुई थी, ठीक है, इसमें जीते थे अफगान, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो इस बैटल के कारण जो मराठा का डोमिनेंस था, मराठा काफ़ी पावरफुल थे, मुगलों के बाद कोई पावरफुल था तो वो मराठा थे, ठीक है, लेकिन मराठा की जो पावर थी कम हो गई थी, किसके कारण, पानीपत की लड़ाई के कारण, तीसरी पानीपत की लड़ाई के कारण, क्योंकि तीसरी पानीपत की लड़ाई के कारण उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, मराठाओं का। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ, अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश की तरफ से थी। ओके, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई किसके टाइम, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई थी कि संधि साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है, कि 20 साल तक एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ब्रिटिश ना मराठा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। रोहिला वार हुई, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम। सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, ये भी किसके टाइम हुई, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैसूर वार जो हुई, ठीक है, जो मैसूर था इसके साथ 4 लड़ाइयाँ हुई, 4 लड़ाइयाँ हुई ब्रिटिश के साथ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है, 4 लड़ाइयाँ हुई। पहली 2 लड़ाइयों में, ठीक है, हैदर अली क्या थे, मैसूर से नवाब के थे, वो लड़े थे। लेकिन जब सेकंड एंग्लो मैसूर वार चल रही थी तो हैदर अली के कैंसर के कारण डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनके बेटे ने ये लड़ाई कंटिन्यू रखी थी। तो जो बाकी दूसरी 2 लड़ाइयाँ थी वो टिप्पू सुल्तान के साथ हुई थी, ठीक है। तो टोटल मैसूर की 4 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें तीसरी लड़ाई, ठीक है, थर्ड जो मैसूर वार थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसमें संधि साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम हुई थी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन सा जो गवर्नर था जो इम्पीच हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर इम्पीचमेंट मतलब इसको हटाना, इम्पीचमेंट ट्रायल चला था, इसको हटाने का इम्पीचमेंट ट्रायल चला था 7 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि इसने बहुत सारे पर्सनल अपनी पावर का मिसयूज़ करा था, करप्शन के केसेस थे इसके ऊपर, ठीक है, इसके कारण इसलिए इसके ऊपर इम्पीचमेंट का केस चला था, ठीक है। तो ये था वॉरेन हेस्टिंग के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। और इम्पॉर्टेंट 1-2 और बात इंपॉर्टेंट है कि इसने एशियाटिक सोसाइटी बनाने में हेल्प करी थी, कहाँ पे, कलकत्ता, ठीक है, बेंगलोर में, जिसके इंचार्ज कौन थे, सर विलियम जोन्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि सर एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई, सर विलियम जोन्स ने, ठीक है, किसकी हेल्प से, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात कि भगवत गीता को पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग पहले एक राइटर थे, एक क्लर्क की पोस्ट से इन्होंने शुरू करा था, ठीक है, बाद में जाके क्या बने, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे जो भी मैंने आपको बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का अब कौन है, ठीक है, कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। ओके, ठीक है। बाकी स्टूडेंट, जैसे आपको पता है न्याय सोर्सेज से पता चला कि नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, और पीपीएससी
पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है। अगर आपको सिर्फ जीएस की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी हमारा बैच स्टार्ट है, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपको लगता है कि हमारी तैयारी है, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज जैसे क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और एक बैच है हमारा अनखी बैच, ठीक है। उसमें क्या है कि आप कोई भी एग्जाम दो, उसके आप फुली तैयारी कर सकते हो एक ही एग्जाम को, एक ही जो बैच लेके, ठीक है। उसमें सारा जीएस, मैथ, रीजनिंग, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पंजाब ग्रामर, इंग्लिश, सारा एक ही जगह आपको मिल जाएगा, ओके। तो आपको कोई भी और कोई डाउट हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, उस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। 8447483373 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एग्ज़ाम की क्लास ऐप जब डाउनलोड करोगे, ठीक है, उस पर भी आप चैट मैसेज कर सकते हो, एग्ज़ाम की क्लास ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ अगर मैथ्स रीजनिंग क्लास चाहिए, या सिर्फ जीएस की क्लासेस चाहिए, या टेस्ट सीरीज चाहिए, या कोई और मतलब आपको कोर्स की तैयारी करनी है, तो वो सारी अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट उनके बाद वॉरेन हेस्टिंग के बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उनके बाद कौन आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग के बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको ये सारे याद होने चाहिए, चाहे आप ट्रिक से याद कर लीजिए कैसे भी, ठीक है। WC, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के बाद आया कॉर्नवालिस, ओके। कई बार वो क्रोनोलॉजी में पूछ लेता ऑर्डर के किसके बाद कौन आया, ओके। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 1793 तक रहे, ठीक है। इंडिया के क्या रहे, क्या बने, गवर्नर, क्योंकि अभी तक क्या है ये, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारे बदलाव करे थे, ठीक है। जो जो वॉरेन हेस्टिंग्स पॉलिसी लाए थे, ठीक है, उनमें इम्प्रूव करा था। जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम जो लेके आए थे, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स से लेके आए थे, उसमें क्या करा उन्होंने, नई मतलब उसमें इम्प्रूव करा। जैसे कि इन्होंने लेके आए जमींदारी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम, या फिर परमानेंट, इसको सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, या फिर फार्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। ये सारे कौन लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जमींदारी सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसके अंडर क्या था, ये भी पूछा गया, इसके अंदर है क्या, जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जो भी टैक्स होगा, रेवेन्यू, ठीक है, जो खेती बाड़ी से लिया जाएगा, जो किसानों से रेवेन्यू कर लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, वो टैक्स कौन कलेक्ट करेंगे, वो टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, जमींदार के द्वारा, ठीक है। वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स है, ठीक है, जो किसानों से टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, वो जमींदार लेंगे। जमींदार वो टैक्स आगे किसको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ब्रिटिश को, ओके। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें किसको ऑनर किसको बना दिया गया, जमींदार को, क्योंकि जो भी किसानों से कैसे भी टैक्स कलेक्ट करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर थी, जमींदार के ऊपर थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कितना शेयर लेते हैं, ठीक है, कितना टैक्स। अब इसमें से 11th में से 10th जो था वो ब्रिटिश लेगी, एक हिस्सा जो था उसमें से वो जमींदार लेंगे, तो किसानों को क्या मिलता था, कुछ नहीं, जीरो, ठीक है। तो ये एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जमींदार के द्वारा, उसमें से जमींदार कितना शेयर लेंगे, टैक्स का कितना शेयर लेंगे, 1/11, एक हिस्सा लेंगे 11 का, और बाकी का बचा 10 जो हिस्सा होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, किसानों के पास कुछ नहीं जाता था, ठीक है। और जो किसान थे, इसके मतलब किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए भूख हड़ताल, फेमाइन फैल गई थी, ठीक है। और किसानों की जो ज़मीन थी वो उनसे छीनी गई,
ठीक है। ज़मीन कैसे छीनी गई, क्योंकि जैसे उनको टैक्स देना होता था तो वो जो शाहूकार होते थे उनसे पैसा लेते थे, तो उसके बदले अपनी ज़मीन गिरवी रख देते थे। जब अगले साल ज़मीन की पैदावार नहीं हो पाती थी मौसम के कारण, क्योंकि पहले मानसून पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे, ठीक है, और कोई भी और कारण उनकी फसल नहीं हुई, फसल खराब हो गई, वो टैक्स नहीं दे पाए, जब शाहूकार को पैसा वापस नहीं दे पाए, उसके कारण शाहूकार उनकी ज़मीन अपने पास रख लेता था। इसी कारण बहुत सारे किसानों की ज़मीन चली गई, ठीक है, वो लेबर्स बन गए, ठीक है, दिहाड़ी करने लगे। लेकिन दिहाड़ी भी वो कहाँ करते, दिहाड़ी करने के लिए फैक्ट्री जाना पड़ता उनको, भारतीय जो इंडियन फैक्ट्री थी। लेकिन इंडियन फैक्ट्री भी ब्रिटिश के द्वारा बंद कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल, जहाँ से जैसे वूलन वगैरह वो वहाँ ले जाते थे ब्रिटिश में, ठीक है, इंग्लैंड में, वहाँ पे मशीनों के थ्रू उनकी मतलब कि उनको फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। मतलब जैसे वूलन है, वूलन के स्वेटर बना दिए, कोट बना दिए, तो उसको इंडिया में बेचते थे और बाकी जो कंट्रीज थे वहाँ पे उनकी सेल करते थे। उसके कारण क्या था, उनको प्रॉफिट होता था और टैक्स नहीं देना पड़ता था इंडिया, क्योंकि इंडिया पूरा उनके कंट्रोल में था। तो उसके कारण बहुत सारे लोग जो थे भुखमरी से मरने लग गए थे इंडिया में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जमींदार भी उनके ऊपर ही सारा जोर जमाते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को भी बोला था कि अगर आपने हमें रेवेन्यू नहीं दिया, ठीक है, टैक्स नहीं दिया, तो आपसे ये जो पोस्ट है वो छीन ली जाएगी। इसको उन्होंने बोला सनसेट पॉलिसी। सनसेट पॉलिसी, सनसेट पॉलिसी मतलब सूरज डूब गया, ठीक है, कि मतलब जमींदारों से ये पोस्ट छीन ली जाएगी अगर उन्होंने जो टैक्स बनता हुआ टैक्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया। ओके, तो ये था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे, ठीक है। ऐसे करके इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक तो शेयर पूछ लेते हैं, किसके और किसको ओनर बना दिया गया, जमींदार को, ठीक है। तो ये था, तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जमींदारी जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। कहाँ कहाँ करा था, एक तो बंगाल में, एक बिहार में और उड़ीसा में, 3 जगह, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3 जगह पे ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू करा था, जो आगे जाके फेल हो गया था। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड कि जो 3rd मैसूर वार हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया 4 लड़ाइयाँ हुई थी मैसूर के साथ, ठीक है। तो जो तीसरी लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई में कौन था, टिप्पू सुल्तान, जिसको टाइगर भी बोला जाता है बंगाल का, मैसूर का, सॉरी, ठीक है, टिप्पू सुल्तान, ठीक है। अब टिप्पू सुल्तान के साथ तीसरी लड़ाई हुई, इसमें जो टिप्पू सुल्तान थे वो बुरी तरह हारे थे, ठीक है। इसके कारण उनको आधे से ज़्यादा मैसूर जो था वो ब्रिटिश को देना पड़ा और 3 करोड़ देने का भी प्रॉमिस किया गया टिप्पू सुल्तान के द्वारा ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना देना था, 3 करोड़, ठीक है। और कौन सी संधि साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ओके, उसके बाद, ठीक है, और क्या करा था कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा और भी बदलाव किए गए थे। जैसे उन्होंने एक अपना कॉर्नवालिस कोड स्टार्ट करा था, ठीक है, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए, जो कि देश आजाद होने के बाद भी चलता था, ठीक है। पावर को कैसे कैसे पोस्टें बनानी है, सीनियोरिटी के बेस पे, ठीक है, अगर मतलब कोई सीनियर है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना कॉर्नवालिस कोड बनाया था, ठीक है। और सिविल सर्विस जो भारत में इंट्रोड्यूस करी थी वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी बोलते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे बोलते हैं, जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने शुरू करा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, इसी टाइम वाराणसी में संस्कृति कॉलेज बना था, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे, संस्कृत कॉलेज जो वाराणसी में था वो किसके टाइम बना था, किस गवर्नर जनरल के टाइम, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जो कि जोनाथन डंकन ने बनाया था। ओके, और इसके अलावा और क्या बदलाव कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब जैसे कि आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि वॉरेन हेस्टिंग ने अदालत शुरू करी थी, सदर दीवानी अदालत, सदर नियामत अदालत। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट शुरू करी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कौन सी पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट शुरू की गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और एक और पोस्ट स्टार्ट करी गई, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर आपको कोई पूछे कि जो डीएसपी की पोस्ट है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी इंडिया में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ओके,
और पहले क्या था, जो कलेक्टर थे वो ही सारा मैटर देखते थे एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर केसेस वगैरह देखते थे, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको भी सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब सिविल जज जो थे वो सिविल केसेस देखेंगे और कलेक्टर जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पोस्ट को सेपरेट कर दिया गया, इन दोनों पोस्ट को सेपरेट कर दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ओके, ये इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए। और जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता था कि मतलब बहुत मतलब कि जो क्या है सर्वेंट जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब वो रिश्वत लेते थे क्योंकि उनकी सैलरी कम थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिश्वत को रोकने के लिए, ब्राइब्स को रोकने के लिए क्या किया, उनकी सैलरी बढ़ा दी। ओके, ये सारे बदलाव किए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ओके, तो आपको क्या क्या याद रखना है, तीसरी जो मैसूर की लड़ाई थी और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो किसके साथ टाइम हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या फादर ऑफ सिविल सर्विस या डीएसपी की पोस्ट या फिर कलेक्टर और जो सिविल जज की पोस्ट को अलग करने की, ठीक है, किसने करा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थे। लेकिन डीएसपी की जो पोस्ट थी, जैसे सिविल जितनी भी पोस्टें थी उनके ऊपर कभी भी इंडियंस को नहीं रखा जाता था, इंडियंस को ये पोस्ट नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो इंडियंस को सुपीरियर नहीं मानते थे। ठीक है, वो बोलते थे इंडियन डिजर्व नहीं करते इतनी बड़ी पोस्ट को। ठीक है, इस पोस्टों पे यूरोपियन थे। ठीक है, लेकिन ये पोस्टें किसने शुरू करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, तो ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है ये टॉपिक, इसके बाद जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व यूं कर लोगे। ठीक है, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसलिए एक बार इस मतलब फोकस ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि हमारा ये क्वेश्चन शूट किया। ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार आपके आने वाले, आप चाहे इस साल एग्जाम दो, चाहे अगले साल एग्जाम दो, चाहे आप सेंटर का एग्जाम दो, स्टेट का एग्जाम लो, यही क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है सर जॉन शोरे। ठीक है, इसके बाद कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कौन है, सर जॉन शोरे। ठीक है, ये कौन था, नेक्स्ट गवर्नर जनरल किस कहाँ का, बंगाल का। ये जो सर जॉन शोरे थे, ठीक है, ये मतलब कि इनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इनका ये था कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना, इंडियन जो भारतीय रियासत है कोई लड़ाई नहीं लेनी, इसलिए जॉन शोरे के टाइम हमें कोई भी लड़ाई देखने को नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई थी कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा जो भारतीय रियासतों में। ठीक है, इसलिए इनके टाइम कोई भी लड़ाई देखने को हमें नहीं मिलती। ठीक है, इनके टाइम एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, अब जो एक्ट जो आते थे ये कहाँ से आ रहे थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के, क्योंकि साथ साथ में कंपनी को रेगुलेट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्वत बढ़ रही थी, कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, कंपनी को लॉस होना मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लॉस होना। ठीक है, तो इसलिए बार बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग कानून बनाए जा रहे थे, इसलिए सर जॉन शोरे के टाइम आया चार्टर एक्ट 1793। इसके अंडर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली की इंडिया में जो ट्रेड करने वाली सिंगल कंपनी ये है। ठीक है, जैसे मान लो सारा मतलब रिलायंस को मिल जाए, सारा कपड़े बनाने का या मोबाइल का सारी मतलब उन्हीं को दे दी जाएगी, सारे ट्रेड वही करेंगे, उसको बोलते हैं मोनोपोली। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल रही थी, तो इस एक्ट के अंडर इनकी मोनोपोली 20 साल और बढ़ा दी गई। ठीक है, लेकिन जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल डिसीजन हो गए, कोई भी इनको बड़ा फैसला लेना होगा तो बिना ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन जो रानी थी वहाँ की, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं ले सकते। ठीक है, ये ट्रेड कर सकते हैं, इनका ट्रेड की मोनोपोली है कि ये इंडिया में जो ट्रेड करे उसको जारी रखें अगले 20 साल तक, लेकिन कोई भी जो पॉलिटिकल डिसीजन, कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से या ब्रिटिश क्राउन से पूछ के लेना पड़ेगा। ओके, और क्या किया गया कि जैसे आपको मैंने पहले बताया था, प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया गया था, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड में क्या था कि सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे वो उसका मिसयूज कर रहे थे। ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे, अलग से अपना ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन चार्टर एक्ट 1793 में इसको लीगल कर दिया गया। ठीक है, इसके अंडर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब ब्रिटिश को कोई भी इंडिविजुअल आदमी है, कोई भी आदमी है, वो ट्रेड कर सकता है, लेकिन विद परमिशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन के साथ वो व्यापार कर सकता है, उसको ज़रूरी नहीं ईस्ट इंडिया की कंपनी के अंडर ही काम करना है। ओके, दूसरा उन्होंने इसमें बदलाव किया था, कोई भी बादल छोड़ के नहीं जाएगा,
बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन की परमिशन के। ठीक है, पहले क्या होता है, जितने भी गवर्नर जनरल थे अपनी मर्जी से इंडिया में आते थे, पैसे कमाते थे, बाहर अपने फिर से चले जाते थे। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। इसमें क्या था कि जो जितनी भी पोस्टें पे मतलब हायर किया गया, रखा गया है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बाकी सर्वेंट को, ठीक है, बाकी पोस्टों पे, चाहे बड़ी पोस्ट है डीएसपी, चाहे जज की पोस्ट है, तो बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट के पूछे बगैर, परमिशन के बिना वो इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो इंडिया छोड़ के जाते हैं तो उनका क्या माना जाएगा, रेजिग्नेशन, इस्तीफा माना जाएगा। ओके, दूसरा बड़ी बात ये करेगी कि जितना भी खर्चा होगा, ठीक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं देगी, जो इंडिया का इंडिया में जो भी पैसा बन रहा है, रेवेन्यू होगा, ठीक है, उसी से कलेक्ट किया जाएगा। ओके, ये था चार्टर एक्ट 1793। और आगे है सर जॉन शोरे। ठीक है, सर जॉन शोरे के टाइम एक तो बोला कोई लड़ाई नहीं हुई, ठीक है, लेकिन जो हैदराबाद के नवाब थे, ठीक है, लेकिन जो इनके आपसी जो ब्रिटिश ने तो कोई लड़ाई नहीं ली इस टाइम जॉन शोरे के टाइम, लेकिन जो आपसी मराठा हैदराबाद के इनकी आपस में लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, राज्य को लेके, अपना राज्य को ज़्यादा फैलाने के चक्कर में। ठीक है, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उसकी और मराठा की लड़ाई हुई, जिसको बोला गया बैटल ऑफ खरदा। ठीक है, बैटल ऑफ खरदा किस किस के बीच में है, हैदराबाद के निज़ाम के और मराठा के बीच में, जिसमें जीत किसकी हुई, मराठाओं की जीत हुई। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम को प्रॉमिस करा था ब्रिटिश ने कि वो उसका साथ देगी, लेकिन ब्रिटिश ने साथ नहीं दिया। दूसरा, क्योंकि सर जॉन शोरे जो थे वो इंटरफेयर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो यही इतना ही है सर जॉन शोरे के बारे में। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी पूछा जाएगा सब्सिडी अलायंस, ठीक है, सब्सिडी अलायंस के बारे में पूछा जाएगा कि सब्सिडी अलायंस सिस्टम किसने शुरू करा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो सब्सिडी अलायंस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में इंडिया में सब्सिडी अलायंस किसने शुरू करा था, एक्चुअल में, असलियत में सब्सिडी अलायंस इंडिया में शुरू किया गया था फ्रांस के जो गवर्नर थे, फ्रांस के जो गवर्नर थे डुप्लेक्स के द्वारा। ठीक है, डुप्लेक्स के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, जो सब्सिडी अलायंस था, लेकिन इसको एक्सपेंड किसने करा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ठीक है, इस सब्सिडी अलायंस के अंडर बहुत सारी स्टेटों को अपने अंडर कर लिया था किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, सब्सिडी अलायंस है क्या, सब्सिडी अलायंस सिस्टम में क्या था कि जो भारतीय की रियासतें थी, एक तरह से वो अपनी जो इंडिपेंडेंस थी, सोवरेनिटी थी, ठीक है, स्वतंत्रता थी, वो क्या था, ब्रिटिश के हवाले करना था। ठीक है, सब्सिडी अलायंस में क्या था कि जो कोई भी राज्य जहाँ ये संधि साइन करेगा, जो इसे एक्सेप्ट करेगा, उसको अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी। ठीक है, उसकी जगह, जैसे ये रियासत है तो इसके अराउंड, ठीक है, जो भी आर्मी होगी वो किसकी होगी, ब्रिटिश आर्मी होगी। सिर्फ ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी रहेगी, वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते। ओके, और कोई भी और किसी और भी जैसे फ्रांस है या किसी और कंट्री के साथ कोई भी संधि साइन नहीं की जा सकती। ठीक है, बिना ब्रिटिश के परमिशन के। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कोई भी अगर उन्हें किसी स्टेट के साथ या कंट्री के साथ कोई भी संधि साइन करनी है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उससे क्या परमिशन लेनी होगी, और उनकी अपनी आर्मी भी नहीं होगी, ब्रिटिश की आर्मी तैनात रहेगी। क्योंकि सब्सिडी अलायंस के अंडर लॉर्ड वेलेस्ली का ये कहना था कि हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी अगर बाकी कोई स्टेट आप पे अटैक करती है। लेकिन इसके अंडर ये था कि एक तरह के गुलाम हो जाना, क्योंकि अपनी आर्मी रहेगी नहीं, ब्रिटिश की आर्मी रहेगी। और दूसरा कि जो उनकी कोर्ट अदालत होगी या दरबार होगा, जो भारतीय रियासत का दरबार होगा, उसमें एक आदमी जो होगा ब्रिटिश का होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, बड़ी पोस्ट पे। ठीक है, और वो जो भी मेजर डिसीजन जो राजा के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है, उसमें अपनी क्या कंट्रीब्यूशन देगा, पार्टिसिपेशन देगा। तो एक तरह का इसमें क्या था, इंटरफेरेंस था ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा। तीसरा कि जो भी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी जो तैनात की गई है उनके टेरिटरी बाउंड्री में या कहीं भी, तो उन सबका खर्चा भी कौन देगी, वो रियासत देगी जिसके साथ ये संधि साइन है, सब्सिडी अलायंस सिस्टम साइन है। अगर वो ये सब्सिडी अलायंस सिस्टम को नहीं मानती, एक्सेप्ट करने के बाद मतलब उनको अगर पैसा नहीं देती ब्रिटिश आर्मी को,
तो क्या करेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्या करेंगे, उनकी जो रियासत है उसका कुछ हिस्सा अपने में अपने पास रख लेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो एक तरह का सब्सिडी अलायंस सिस्टम था कि अपनी मतलब गुलाम हो जाना, किसका, ब्रिटिश आर्मी के गुलाम हो जाना, मतलब अपनी स्वतंत्रता उनको दे देना। ठीक है, तो ये था मेन सब्सिडी अलायंस सिस्टम का कि अपनी आर्मी हटा के ब्रिटिश की आर्मी को तैनात करना, और कोई भी किसी भी देश के साथ, जैसे फ्रांस हो गया, डच हो गया, उनके साथ कोई भी संधि साइन नहीं करनी, बिना उनसे पूछे कोई लड़ाई नहीं लेनी, ना ही कोई समझौता करना। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली सारा कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिश आर्मी का होगा। ओके, ये था सब्सिडी अलायंस सिस्टम। तो ये किसने शुरू करा था, प्लान किसने करा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। एक्चुअली इंडिया में कौन लेके आया था, फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्लेक्स, लेकिन वो बस थोड़े टाइम के लिए इंडिया रहे थे और उन्होंने कुछ स्टेट पे अप्लाई करा था। ठीक है, जब उन्होंने कर्नाटक जब लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, जब फ्रांस और जो ब्रिटिश की लड़ाई हुई थी कर्नाटक वॉर में। ठीक है, लेकिन इसको बड़े लेवल पे जो प्लान किया गया, ठीक है, वो सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। क्योंकि इसके सब्सिडी अलायंस के अंडर सबसे पहले किसने एक्सेप्ट करा था, जो नवाब थे, नवाब या निज़ाम बोलते हैं, नवाब ऑफ हैदराबाद, सबसे पहले इसने एक्सेप्ट करा था सब्सिडी अलायंस सिस्टम को। फिर अवध के नवाब ने, ठीक है, अवध के नवाब ने करा था। ठीक है, इस तरह से कई और स्टेट इसके अंडर आ गए थे, जैसे उदयपुर, जयपुर, इंदौर, ग्वालियर, ठीक है, तो जयपुर, ये सारी मतलब सब्सिडी अलायंस के थ्रू, मतलब आधी से ज़्यादा स्टेट्स जो भारत की स्टेट थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी सब्सिडी अलायंस सिस्टम के कारण। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, फोर्थ मैसूर वार, ठीक है, चौथी जो मैसूर वार हुई थी, ठीक है, वो भी किसके टाइम हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेजों की। ठीक है, उनमें से जो पहली 2 लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, जो पहली लड़ाई हैदर अली, दूसरी में टिप्पू सुल्तान थे। जो तीसरी लड़ाई हुई, ठीक है, तीसरी लड़ाई में क्या था, ऑलरेडी मैसूर जो था वो हार चुका था। ठीक है, टिप्पू सुल्तान ऑलरेडी हार चुके थे। जो फोर्थ लड़ाई होनी थी उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो पूरी तरह चाहते थे कि कोई भी राज्य हो उसके पूरी तरह उनका कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए वो एक दिन जब तीसरी लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई में क्या था कि 3 करोड़ जो था ना, वो जो टिप्पू सुल्तान को ब्रिटिश को सौंपना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो देने के बाद जब एक बार टिप्पू सुल्तान अपने दरबार में बैठे थे तो लॉर्ड वेलेस्ली उनके पास आए, क्योंकि टिप्पू सुल्तान के साथ फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो वो कहीं ना कहीं चाहते, उन्होंने नेपोलियन को भी लेटर लिखा था टिप्पू सुल्तान ने कि आपकी ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसी डर से लॉर्ड वेलेस्ली ने सोचा कि वो मतलब फ्रांस का इंटरफेरेंस आए उससे पहले मैसूर को पूरी तरह से हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली टिप्पू सुल्तान के पास पहुंचे तो उन्होंने यही ऑफर दिया सब्सिडी अलायंस सिस्टम का कि आप सब्सिडी अलायंस सिस्टम कर लो। इसके अंडर क्या था कि आर्मी हमारी रहेगी मैसूर में। तो लेकिन टिप्पू सुल्तान ने बोला कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। कह रहे कि उनका ये कहना था कि ये नहीं हो सकता, मैं इससे अच्छा मतलब लड़ते हुए शहीद होना ज़्यादा मतलब अच्छा समझूंगा, ना कि मतलब यहाँ पे आपकी गुलामी करना। ठीक है, तो फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने बोला फिर 4th लड़ाई होगी अगर आप ये सब्सिडी अलायंस साइन नहीं करते। तो टिप्पू सुल्तान ने बोला ठीक है मैं लड़ूंगा लेकिन मैं गुलामी नहीं करूंगा। इसलिए जो चौथी मैसूर की लड़ाई हुई थी वो इस सब्सिडी अलायंस सिस्टम के कारण हुई थी। लेकिन जो चौथी लड़ाई 4th लड़ाई थी उसमें टिप्पू सुल्तान शहीद हो गए और जिसके कारण जो मैसूर था वो फाइनली किसके कंट्रोल में आ गया, लॉर्ड वेलेस्ली के। ठीक है, सब्सिडी अलायंस सिस्टम यहाँ पे कर दिया गया। और जो मैसूर में पहले वुडियार डायनेस्टी थी उसको दोबारा वुडियार डायनेस्टी को वहाँ पे मतलब कि वहाँ का राजा बना दिया, नवाब बना दिया गया, लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा, लॉर्ड वेलेस्ली का, मतलब ब्रिटिश का। ठीक है, 4th मैसूर वार हुई इसके टाइम। सेकंड मराठा की जो लड़ाई हुई, सेकंड मराठा वार हुई जिसमें ट्रीटी ऑफ बेसिन, पहली मराठा वार में कौन सी ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, दूसरी में ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है ये। ठीक है, और लॉर्ड वेल्स ने और कहाँ कहाँ कंट्रोल करा था, तंजौर में, सूरत में और कर्नाटक में कंट्रोल करा था। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ बेसिन जो मैंने भी बताया, सेकंड मराठा वार में ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई थी। ठीक है, ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको ये याद रखना है कि सब्सिडी अलायंस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, किसने भारत के बहुत सारे स्टेटों पे कंट्रोल करा था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ओके, इसको पॉपुलर किसने करा था सब्सिडी अलायंस को, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ओके, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट होता किला, फोर्ट विलियम बनाया गया किसके टाइम, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। कहाँ, कलकत्ता में।
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। और सबसे पहले सब्सिडी लाइंस किसने साइन करी थी? हैदराबाद के नवाब ने। फिर अवध में ऐसे ऐसे करके और अलग स्टेट, उदयपुर, जयपुर, इंदौर, ग्वालियर, ठीक है, ऐसे करके बाकी स्टेट में भी मतलब सब्सिडी लाइंस को साइन किया गया। ओके। और दूसरा जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो खुद को क्या बोलते थे? कॉल्ड हिमसेल्फ, क्या बोलते थे? बंगाल टाइगर। ये कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा जो गवर्नर जनरल था जो अपने आप को बंगाल का टाइगर बोलते थे? क्योंकि ये गवर्नर जनरल कहाँ के हैं? बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल चल रहा है, तो बंगाल के टाइगर बोलते थे खुद अपने आप को लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखने हैं। सब्सिडी लाइन सिस्टम किसने, मतलब किसके अंडर, कहाँ कहाँ उन्होंने कंट्रोल करा था। ओके। उसके बाद सर जॉर्ज बारलू, ठीक है, ये कम टाइम, इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1805 1807 तक रहे। इनके टाइम एक ही वेलोर म्यूटिनी हुई थी। वेलोर म्यूटिनी मतलब जो ट्रूप्स स्पॉय होते हैं, आर्मी, ठीक है, इंडियन जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उन्होंने विद्रोह करा था किसके खिलाफ? ब्रिटिश के। जो वेलोर जगह है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, जब चौथी मैसूर की लड़ाई हुई, मैसूर वॉर हुई, तो जो मतलब मैसूर में, तमिलनाडु में जो मतलब टिप्पू सुल्तान को मानते थे, उन्होंने ब्रिटिश की आज्ञा मानने से मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश को जख्मी कर दिया, बहुत सारे ब्रिटिश के जो आर्मी के लोग थे उनको मार दिया। ठीक है, और उन्होंने जो मैसूर ऑफ सुल्तान मतलब टिप्पू सुल्तान का जो फ्लैग था, झंडा था, वो लहराया था। उन्होंने बोला कि हमारा जो सुल्तान है वो कौन है? टिप्पू सुल्तान है, ब्रिटिश नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको क्या था कि इसको ये मतलब बहुत छोटे लेवल पे हुई थी, इसलिए इसको ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, ब्रिटिश ने बहुत सारे 100 से ज़्यादा ट्रूप्स को या सोल्जर को या फिर उनके जो आर्मी थी उनको मारा, मतलब कि मार दिया था। ठीक है, मतलब उनको क्या कर दिया था? गोली चला दी थी उनके ऊपर। ठीक है, तो ये वेलोर म्यूटिनी बहुत छोटे लेवल पे हुई थी, लेकिन इसका असर आगे जाके 1857 की जो क्रांति होगी, ठीक है, उसमें भी विद्रोह किया जाएगा सेना के द्वारा। तो ये भी तमिलनाडु की जो सेना थी, मैसूर की सेना थी, उसने विरोध करा था ब्रिटिश का। ठीक है, क्योंकि वो टिप्पू सुल्तान को ही अपना सुल्तान मानते थे। नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन, इनके टाइम एक ही बहुत बड़ी चीज हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। ठीक है, इसमें क्या था कि वैसे तो महाराजा रंजीत सिंह के ब्रिटिश जो थे वो इंटरफेयर नहीं करते थे महाराजा रंजीत सिंह के मैटर में। ठीक है, वो उनके साथ नहीं, मतलब पंगा नहीं लेना चाहते, इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि एक ये उसका बड़ा रीज़न ये भी था कि ये जो लोकेशन थी, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया था, वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की जो सेना थी एक तरह की बफर जोन थी। ठीक है, जो विदेशी ताकतें जो अटैक कर रही थी, ठीक है, उनको जो कंट्रोल कर रही थी या उनको वापस भेज रही थी, वो जो थी महाराजा रंजीत सिंह की सेना ही थी। तो एक तरह से जो मतलब ब्रिटिश के लिए जो प्रोटेक्शन का काम कर रही थी महाराजा रंजीत सिंह का जो राज्य था, इसलिए उनको लगा नहीं कि ये इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जब मतलब कि महाराजा रंजीत सिंह का जो राज्य था काफ़ी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उन्होंने बहुत लाहौर, अफगानिस्तान तक, ठीक है, बहुत जगह पे अपना राज्य मतलब कब्जा कर लिया था, बहुत एक्सपेंड कर लिया था। तो कहीं ना कहीं उनको ये ब्रिटिश को डर लगने लग गया था कि कहीं ये धीरे धीरे उनका, क्योंकि उस टाइम महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, काफ़ी पावरफुल हो रहे थे बाकी रियासतों के कंपैरिजन। ठीक है, जब उन्होंने क्योंकि सतलुज का जो नॉर्थ का एरिया था वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके थे। ठीक है, कश्मीर और पेशावर के एरिया के साइड, लेकिन जो साउथ का एरिया था उन्होंने वहाँ पे बार बार अटैक करे थे वहाँ भी कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ की जो रियासतें थी वो ब्रिटिश के पास पहुँची कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, आप महाराजा रंजीत सिंह को रोकिए। तो इसी के कारण, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की ब्रिटिश के साथ संधि साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, इस संधि में ये फाइनल हुआ कि सतलुज के जो नॉर्थ का एरिया, सतलुज, इसको सिस सतलुज भी बोलते थे उस टाइम, सिस सतलुज,
कि सतलुज के जो नॉर्थ का एरिया है वो महाराजा रणजीत सिंह के कंट्रोल में रहेगा और मालवा का रीजन जो सतलुज के साउथ का एरिया है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे के मैटर में क्या करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ओके, तो ये था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, जो मतलब ब्रिटिश की तरफ से कौन इंचार्ज था, ये भी एग्जाम के लिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टी मेटकैफे, टी मेटकैफ जो थे उन्होंने ब्रिटिश के बिहाफ से संधि साइन करी थी। दूसरी साइड कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो ये था, ये किसके टाइम, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अमृतसर की जो संधि है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि है, वो किसके टाइम साइन हुई थी, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम, लॉर्ड मिंटो वन के टाइम साइन हुई थी। ओके, नेक्स्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, ठीक है, इन्होंने भी मतलब कि अब जो इससे पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने नॉन इंटरफेरेंस की ट्रीटी ही रखी कि हम मतलब कि जो भारतीय रियासतें हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है, इस ट्रीटी को मतलब नॉन इंटरफेरेंस को नहीं माना। उन्होंने भी जो लॉर्ड वेलेस्ली की तरह, ठीक है, कि कंट्रोल कर मतलब जितने जो राज्य बचे बाकियों पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। ओके, तो इनके टाइम एंग्लो नेपाल वार हुई, जिसको गोरखा वार भी बोलते हैं, गोरखा वार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वार है, एंग्लो नेपाल वार, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम हुई। ठीक है, जब जिसको गोरखा वार भी बोलते हैं, इसमें मतलब दोनों के बीच में बहुत बड़ी टक्कर हुई। जो ब्रिटिश थे वो मैदानी एरिया पर लड़ने के लिए बने थे। ठीक है, उन्होंने कभी ज़्यादा पहाड़ी एरियाओं में लड़ाई नहीं करी थी, तो उनको बहुत ही मतलब टक्कर का मामला बहुत फेस करना पड़ा, बहुत ही डिफ़िकल्टी आई मतलब नेपाल के साथ जो गोरखा के साथ लड़ाई करते टाइम। ठीक है, क्योंकि गोरखा भी बहुत ही पावरफुल और ब्रेव आर्मी थी। ठीक है, तो इस एंग्लो नेपाल वार में जब कोई सोल्यूशन नहीं लगा तो एक संधि साइन करेगी, ट्रीटी ऑफ सगोली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार अलग से आ जाता है। ट्रीटी ऑफ सगोली जो है, जो सगोली की संधि है, वो किस किस के बीच में साइन हुई थी, एंग्लो मतलब ब्रिटिश और नेपाल के बीच में। तो उसी टाइम जो बाउंड्री बनाई गई, मतलब सतलुज से लेके तिस्ता तक का जो एरिया होगा, ठीक है, वो नेपाल का होगा। ठीक है, जो नेपाल का इस टाइम मैप है। ठीक है, तो ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम जो बाउंड्री बनाई गई वो इसी संधि के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ट्रीटी ऑफ सगोली। ठीक है, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंस आज भी बहुत है, इसकी इंपॉर्टेंस आज भी बहुत है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार आता है, ट्रीटी ऑफ सगोली जो है वो किस किस के बीच में साइन हुई थी। ठीक है, अब लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में तीसरी मराठा वार हुई थी, थर्ड मराठा वार हुई थी। टोटल जो मराठा वार हुई थी, मराठा वार की जो एंग्लो मराठा वार हुई थी, एंग्लो मराठा वार, ब्रिटिश के साथ जो लड़ाइयाँ हुई मराठा की, वो 3 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, जो तीसरी फाइनल लड़ाई थी जिसमें मराठा हारे थे। ठीक है, मराठा का जो पावर थी उसको मतलब डोमिनेंस था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा, किस टाइम के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। इसलिए ये पूछा जा रहा, तीसरी जो मराठा लड़ाई किसके टाइम हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जो पेशवा की पोस्ट होती है, जिसमें क्या मराठा के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसको पेशवा बोला जाता था, पेशवाशिप की जो पोस्ट थी उसे क्या खत्म कर दिया गया, क्योंकि तीसरी मराठा की लड़ाई में मराठा हार चुके थे और मराठा का जो राज्य था अब किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश के। तो उस टाइम ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो ये लड़ाई शुरू किस कारण हुई थी कि वहाँ के जो पिंडारीज थे, ठीक है, जो पिंडारीज थे वो बहुत ही लॉयल थे, मतलब ब्रिटिश के मतलब जो मराठा के थे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। क्योंकि जो पिंडारीज थे वैसे तो वो किसानी का काम करते थे, फार्मिंग का काम करते थे, लेकिन जब भी मराठा को लड़ाई में ज़रूरत होती थी तो वो एक मतलब आर्मी ट्रूप्स का काम भी करते थे, सोल्जर्स का काम, सेना का काम भी करते थे। ठीक है, तो पिंडारी बहुत इंपॉर्टेंट थे मराठाओं के लिए। जब लॉर्ड हेस्टिंग की सेना ने जानबूझ के पिंडारीज पे अटैक करा, वो कारण बना तीसरी मराठा की लड़ाई का। ठीक है, लेकिन तीसरी मराठा की लड़ाई में जितने भी पेशवा थे, ठीक है, अलग अलग जगह, ग्वालियर, इंदौर, ठीक है, अलग अलग जगह पे इनकी पोस्टें थी, वो सारे इकट्ठे हुए, ठीक है, ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई हुई उसमें क्या था, मराठाओं में जो था वो पेशवा थी, पोस्ट थी, सबसे बड़ी पोस्ट थी प्राइम मिनिस्टर की। इसके लिए आपस में उनका रहता था, ग्वालियर, भोसले, अलग अलग जो इंदौर था, होलकर था, इनके बीच में वो रहता था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था
पेशवा की पोस्ट के लिए। तो इसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया था। जब तीसरी मराठा की लड़ाई में उनको समझ आया कि ब्रिटिश हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें नुकसान दे रहे हैं, तब वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन तब कोई फ़ायदा नहीं था, ब्रिटिश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। ठीक है, तो तीसरी मराठा वार में मराठा की हार हुई और ब्रिटिश की जीत हुई और मराठा के सारे राज्य ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंग्लो नेपाल और मराठा की लड़ाई लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम हुई थी। ओके, और लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम दो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए थे, एक रियातवाड़ी सिस्टम, ठीक है, रियातवाड़ी सिस्टम जो कहाँ कहाँ था, असम में, असम और कहाँ था ये, मद्रास, असम मद्रास में था और बंगाल में भी था। दूसरा था महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ये दोनों सिस्टम किसके टाइम आए थे, ठीक है, ये दोनों सिस्टम लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम आए थे, रियातवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था पीछे, जमींदारी सिस्टम, वो किसके टाइम आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। वैसे ही रियातवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम किसके टाइम आता है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। रियातवाड़ी सिस्टम को तो अप्लाई किया गया था बंगाल, मद्रास और असम में, और महलवाड़ी सिस्टम को अप्लाई किया था गंगा के एरिया में, मतलब यूपी बिहार के एरिया में और पंजाब के एरिया में और सेंट्रल इंडिया मतलब एमपी के एरिया में इसको अप्लाई किया गया था महलवाड़ी सिस्टम में। अब इन दोनों सिस्टम में फ़र्क क्या, रियातवाड़ी में मतलब रियात का मतलब होता है किसान, फार्मर, रियात का मतलब होता है किसान, फार्मर। इसमें क्या था, रियातवाड़ी सिस्टम में क्या था कि हमने पीछे जैसे जमींदारी सिस्टम पढ़ा था कि जमींदार मतलब कि उनको ओनर बना दिया, टैक्स वगैरह वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन रियातवाड़ी सिस्टम में क्या था कि किसानों को ओनर बना दिया, रियात मतलब किसान, ठीक है। अब जो है किसान जो है सीधा टैक्स जो कर होगा, रेवेन्यू किसको देंगे, सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश को देंगे, ठीक है। इसमें क्या था कि अब उन्होंने जमींदार को ख़त्म कर दिया, इसमें ज़मींदारी उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है। ज़मींदार सिस्टम जो हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस में पढ़ा था कि ज़मींदार ओनर थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे किसानों से और ब्रिटिश को देते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया कि किसान जो सीधा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स देंगे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और दूसरा ये फ़र्क था कि हर एक 30 साल बाद इनका टैक्स जो भी रेवेन्यूज को रिवाइज किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि इतना ही टैक्स कलेक्ट करना है या इससे ज़्यादा लेना है या इससे कम। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, जो कि ज़मींदारी सिस्टम था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि उसको रिवाइज करना है, चेक करना है, ठीक है। तो उसके बाद था महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। एक तो रियातवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम में ये किया गया कि जो गांव विलेज का जो हेड होगा, सरपंच, ठीक है, जो हेड होगा, या फिर विलेज इकट्ठा हो गए, एक जो आदमी वो सारा कलेक्ट कर लेगा टैक्स और वो सीधा किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश को देगा, ठीक है। ये था, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रियातवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम आया था। और क्या फ़र्क है इसमें, ये समझ आ गया। रियात मतलब किसानों के द्वारा सीधा टैक्स लेना, महलवाड़ी के विलेज का कोई हेड होगा, वो पूरे विलेज का जो भी टैक्स बनता है वो लेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, ठीक है। और जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमींदार टैक्स लेंगे। ओके, ये किसके टाइम आया था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। ओके, समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड आर्मस्ट, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके टाइम दो ही हुए थे, एक तो बर्मा वार हुई थी और बर्तपुर, ठीक है, ये एरिया को कैप्चर किया गया था, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम सारे पढ़ेंगे, जितने भी वॉइस रॉय इन सबके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है पीपीएससी एग्जाम के लिए। जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, जैसे पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है, नायब तहसीलदार का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम आ रहा है, और सेंटर के भी एसएससी मतलब सीजीएल का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर इसकी तैयारी करनी है, ठीक है, तो हम इसमें कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, थ्योरी और एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जैसे मैं अभी समझा रही हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। जो भी पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी दी जाएगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाएगी। उससे क्या है कि आपको सिर्फ उसी में तैयारी करनी है, आपको कहीं और से नहीं पढ़ना, ठीक है। वो मोर देन इनफ है, अगर आप उसी की अच्छे से तैयारी कर लो तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है पहले आप हमारी क्लासेस सुनिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करके देखिए। ओके, तो ये कोर्सेस अवेलेबल है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगी, हमारा एग्ज़ाम की क्लास ऐप है,
उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसी के ऊपर आपको जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ उसकी PDF मिल जाएगी, चाहे MCQ है चाहे टॉपिक है, उन दोनों की आपको PDF मिल जाएगी। आप क्लास सुनने के बाद अपना कॉन्सेप्ट पढ़िए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझिए, उसके बाद MCQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे क्या है, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। जितनी तैयारी दिल्ली में बैठ के बच्चे करते हैं या कोई साल भर के कोर्स में करते हैं, वो आपको इसी में लिमिटेड टाइम में लिमिटेड वीडियो में ही आपको वो सारी तैयारी मिल जाएगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं उस पर ध्यान देना है और फोकस करना है कंसिस्टेंसी से। थोड़ा टाइम चाहे पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है, स्ट्रेटजी बना के पढ़िए, ओके। बाकी जो गाइडेंस क्या है, जो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके लिए हमारी ये क्लासेस है, तो आप इसकी क्लासेस ले लीजिए। आपको कोई भी, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी आपने एक बार पढ़ ली, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं विलियम बेंटिंक के बारे में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल रहा था 1828 से लेके 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को अबॉलिश करा था। सती सिस्टम में क्या था कि पति के साथ ही, अगर पति की देहांत हो जाता है तो जो पत्नी थी उसको साथ में सती होना पड़ता था, ठीक है, मतलब साथ में जलना पड़ता था। तो ये सिस्टम जो था सती सिस्टम, ठीक है, इसको ख़त्म करने में राजा राम मोहन राय के बहुत ज़्यादा एफर्ट रहे हैं। राजा राम मोहन राय, ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय की जो खुद की जो भाभी थी, ठीक है, वो सती हुई थी, तो वो नहीं चाहते थे कोई और भी ऐसे सती हो, ठीक है, बिना वजह। तो इसलिए वो राजा राम मोहन राय ने इसका एफर्ट किया था कि सती सिस्टम को ख़त्म किया जाए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने एक्ट कानून बना के, ठीक है, 1829 में सती एक्ट बना के सती सिस्टम को ख़त्म करा था, ठीक है। तो ये और भी कई, जैसे चाइल्ड सेक्रीफाइस करते हैं, बच्चों की बलि देते हैं, तो उसको भी और भी बहुत सारे ऐसे रीति रिवाजों को ख़त्म किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लेकिन इसका जो विरोध किया गया था, प्रोटेस्ट, ठीक है, इसके जो अगेंस्ट थे वो राधेकांत देव थे। राधेकांत देव, ठीक है, वो उनका कहना था कि हमारे जो रिलीजन के लॉज है, धर्म है, उसमें ब्रिटिश को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सती सिस्टम को ख़त्म करने का किसने हेल्प करी थी, राजा राम मोहन राय ने, और सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक्ट किसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसके खिलाफ कौन थे, राधेकांत देव। वैसे ये नहीं था कि सती सिस्टम पहली बार जो ख़त्म किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ये पुर्तगाल के गवर्नर थे, उन्होंने गोवा में, LB क्यूअर ने, ठीक है, उसको वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करी थी। गोवा में उन्होंने सती सिस्टम ख़त्म कर दिया था जब पुर्तगीज इंडिया आए थे, ठीक है। लेकिन पूरे ओवरऑल इंडिया में, ठीक है, पूरे ओवरऑल भारत में सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक्ट बनाया गया किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने जो ठग थे, ठीक है, उनको भी सप्रेशन करा, उनको भी कंट्रोल करा, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी जो फ्लॉप मूवी है आमिर खान की, ठग, ठीक है, ठग वो इन्हीं पे बनी हुई है, ठग्स पे, ठीक है। तो उनको भी दबाया था, कंट्रोल किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता है, सप्रेशन ऑफ ठगी किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833 के अंडर क्या किया गया था, ये नया कानून लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसके अंडर क्या था, चार्टर एक्ट 1833 के अंडर क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसकी पोस्ट को चेंज करके अब उसका नया नाम क्या होगा, उस पोस्ट का नया नाम क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके क्या रख दिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि इस टाइम तक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम तक, 1828 तक, ठीक है, अब पूरे इंडिया पे ऑलमोस्ट किसका कंट्रोल हो चुका था, ब्रिटिश का। अब उनका कंट्रोल सिर्फ बंगाल में नहीं था, सिर्फ मैसूर में, मराठा में नहीं था, अब पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट ब्रिटिश का बोलबाला था, ब्रिटिश का कंट्रोल था। इसलिए नया कानून लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट,
हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन बना? विलियम बेंटिक, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 किसके टाइम आया था? विलियम बेंटिक के टाइम। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। अगर आपको क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और अगर आपको क्वेश्चन आए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे जो भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, जो जैसे भी मैं इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, इसको आप साथ साथ नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और क्या था? ठीक है, तो दूसरा क्या किया गया? चार्टर एक्ट 1833 में एक तो पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, पूरे इंडिया का अब गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, जो हर 20 साल बाद बढ़ा रहे थे, मतलब इंक्रीज कर रहे, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, इस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ही देखेगी किस किस कंपनी को ट्रेड के लिए भेजना है या नहीं। और इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना पे इनकी चल रही थी, चाइना में चाय का और ओपियम का, ठीक है, ओपियम का जो बिजनेस कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी भी मोनोपोली छीन ली गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इंडिया में अपना नींव पत्थर रखा, जिसने इंडिया में अपना बेस बनाया, इंडिया में मतलब अपना एफर्ट लगाया पूरे मतलब भारतीय रियासतों को हटाने में और अपना कब्जा करने में, उसको उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ने भी मतलब हटा दिया। ठीक है, तो उसकी जगह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश क्रो ने अपना कंट्रोल ले लिया। ये नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई, ट्रेड तो ये तभी भी कर सकती थी, लेकिन इसकी जो मोनोपोली थी, ठीक है, जो मोनोपोली की यही सिर्फ ट्रेड कर सकती है, वो ख़त्म कर दी गई। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना। और क्या हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम? सती प्रथा जो खत्म करी थी एक्ट बना के, किसने? विलियम बेंटिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय के एफर्ट की वजह से। ठीक है, और इस टाइम इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया इंडिया में। कौन सी रिपोर्ट के अंडर? मैकुले। ठीक है, मैकुले रिपोर्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है मैकुले रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन आता है हंटर कमीशन, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, एक और हंटर कमीशन था जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ कमेटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश के टाइम आई थी, तो बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कमेटी किससे रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम जो PDF आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें सारी इंपॉर्टेंट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से पढ़ें, हमारा कुछ छूट ना जाए, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। हम जो नोट्स जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, जो स्पेसिफिकली आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही, क्योंकि आपको एक पेपर निकालना, आपको PhD नहीं करनी उस एक ही सब्जेक्ट की। ओके, मैकुले रिपोर्ट। ठीक है, मैकुले रिपोर्ट किस टाइम आई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम। इसके अंदर क्या किया गया कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इस रिपोर्ट का ये कहना था कि अगर थोड़े लोग, जो ऊपर वाले लोग हैं, जो बड़ी पोस्ट पे हैं, चाहे इंडियन ही सही, अगर वो इंग्लिश सीखेंगे तो वो धीरे धीरे सबको मतलब दूसरों को भी मतलब कि ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश सिखाएंगे। दूसरा मैकुले रिपोर्ट का ये था कि हमें पहले ऊपर टॉप डाउन अप्रोच अपनाते थे कि ऊपर वालों को ज़रूरी है इंग्लिश सिखाना, हम गांव-गांव जाके इंग्लिश सिखाएं। ठीक है, इतना वो डिज़र्व नहीं करते, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो उनको बहुत ही इन्फीरियर मानते थे जो लोकल लोग थे, गांव वाले थे, या फिर जो नीचे बॉटम वाले थे। तो मैकुले रिपोर्ट का ये कहना था कि थोड़े लोगों, जो ऊपर के लेवल के लोगों को है, उनको इंग्लिश सिखा दो ताकि हमें ट्रेड में हेल्प हो, हम लैंग्वेज को समझ सकें। ओके, तो मैकुले रिपोर्ट किससे रिलेटेड थी? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से रिलेटेड। तो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी महाराजा रंजीत सिंह की किसके साथ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। ठीक है, और क्या हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम? एक फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बना था, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बना था कलकत्ता में। ठीक है, किसके टाइम? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम बना था। और जो सिविल सर्विस, जो मैंने पीछे पढ़ाया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में, जिनको फादर ऑफ सिविल सर्विस किया जाता है, लेकिन तब सिविल सर्विस इंडियंस के लिए ओपन नहीं थी। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम इट इज़ ओपन फॉर इंडियंस।
इंडियंस के लिए भारतीय भी क्या दे सकते हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। सिविल सर्विस का एग्जाम जो IAS IPS की तैयारी करते हैं वो वाला, ठीक है। तो सिविल सर्विस का एग्जाम में चेंजेस किसने करे थे, कोड कौन लेके आया था, कॉर्नवालिस कोड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लेकिन इंडियंस के लिए ये पोस्ट नहीं थी। जैसे DSP की पोस्ट थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, लेकिन इंडियंस के लिए नहीं थी। लेकिन लॉर्ड विलियम के टाइम सिविल सर्विस ओपन कर दी गई इंडियंस के लिए भी कि भारतीय भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं था उस टाइम ये एग्ज़ाम देना, ठीक है। तो ये था, कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। और एक और इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, लिबरल गवर्नर जनरल किसे बोलते हैं, लिबरल गवर्नर जनरल, ठीक है। ये भी किसको बोला जाता है, विलियम बेंटिक को, ठीक है। लिबरल सोच के थे, लिबरल गवर्नर जनरल किसे बोला जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है इनके, ये इनके लिए लिबरल, अगर क्वेश्चन आता है लिबरल गवर्नर जनरल किसको बोला जाता है, विलियम बेंटिक को। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बोला जाएगा, विलियम बेंटिक को, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विलियम बेंटिक से रिलेटेड, ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और भी जो वॉइस रॉय हैं, ठीक है। इस बाकी सारे वॉइस रॉय हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ओके। तो आप अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए, उसमें अप्रोच जो आप अपनाते हो उसको चेंज लाइए। देखिए आपने जो लास्ट एग्जाम करा आप में क्या कमी रह गई थी, आपको कैसे तैयारी करनी थी, क्या गाइडेंस की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। जो ये कहा जाता है कि मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है आप पढ़ किससे रहे हैं, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या, अप्रोच क्या अपना रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो आप मिस्टेक कर रहे हो वो मिस्टेक मत कीजिए। ये नहीं एक सब्जेक्ट को आप लेके बैठे रहिए 10 दिन तक, ठीक है। अच्छे से अप्रोच, हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिए जब आपका एग्ज़ाम पास में हो तो ब्रीफ में पढ़े, डिटेल में ना जाए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह उसी को बार बार रिवाइज करें, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।